आज हम इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण पर्यावरण शब्द का जो निर्माण है वो परि प्लस आवरण से हुआ है। परि मतलब हमारे चारों ओर, आवरण का अर्थ है घेरे हुए, जिसने हमको चारों ओर से घेरे हुए है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की सृष्टिगत इकाई है जो अनेक जीवधारियों अथवा परतंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविका को तय करते हैं। इसके 4 तत्व हैं। पहला तत्व है हमारा स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या होता है? स्थलमंडल जिसपे हम रह रहे हैं, पृथ्वी की जो पहली बाहरी जो सतह है उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। उसे हम स्थलमंडल कहते हैं, जिसका निर्माण जो है ठोस सेल पदार्थों से हुआ है। इसका निर्माण तत्व, खनिज और सेल और मिट्टी से हुआ है। जिसपे हम रह रहे हैं वही हमारा स्थलमंडल है और उसका निर्माण तत्व, खनिज और सेल तथा मिट्टी से हुआ है। इसे हम स्थलमंडल कहते हैं। दूसरा तत्व है हमारा जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? पृथ्वी पर जो है 70% भाग जो है वाटर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जिसमें से केवल 97% पानी जो है वो समुद्र के द्वारा घेरा गया है और उसमें से केवल 3% पानी ही हमारे पीने योग्य है। 97 पानी जो है खारा है, उसे हम यूज में नहीं ले सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर जल की वह परत जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा जलाशयों के रूप में फैली है, जलाशय कहलाता है। हमारी जो पृथ्वी है उस पे महासागर, झील और नदियां, इन सब ने जो है जलमंडल को बनाया है। इन सब के पानी को ही हम क्या बोलते हैं? जलमंडल। जितना भी पानी हमारी पृथ्वी पर है, चाहे वो महासागर का हो, चाहे झील का हो, चाहे नदी का हो, चाहे जलाशय का हो, वो सारा पानी ही क्या है? 70% है और उसी को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। अब हमारा तीसरा जो तत्व है वो है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों का आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर पृथ्वी पर जो है वायु का घेरा है, उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, उसे हम क्या कह रहे हैं? वायुमंडल। यह गैस जल वाष्प तथा धूल कणों का मिश्रण है। इस गैस में क्या क्या है? जल वाष्प भी है और बहुत सारी गैसें हैं और धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल को निम्न परतों में विभाजित किया है हमने, जिसमें पहली जो लेयर है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। दूसरी जो है उसे समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। और तीसरी जो लेयर है उसको हम मध्य मंडल, मीसोस्फियर बोलते हैं। और जो सबसे ऊपरी है उसे बोलते हैं तापमंडल, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। अब इसे हम एक इमेज के माध्यम से देखेंगे। जैसे ही हमारी पृथ्वी है, सबसे पहले इसके ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम ट्रोपोस्फियर बोल रहे हैं। ये वाली ट्रोपोस्फियर है, इसके ऊपर वाली जो है स्ट्रेटोस्फियर है, इसके ऊपर मीसोस्फियर। इसे हम ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल, समताप मंडल,
इसको हम क्षोभ मंडल और दूसरी को हम समताप मंडल और तीसरी जो है हमारी मीजोस्फीयर उसको हम बोलते हैं मध्य मंडल और उसके ऊपर है हमारी ताप मंडल, उसके ऊपर है हमारी बाह्य मंडल, ये वाली। जो हमारी एयरप्लेन है वो हमारे क्षोभ मंडल में उड़ते हैं और बादल भी हमारे किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में। ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट होती है? वो होती है स्ट्रेटोस्फियर, जिसे समताप मंडल बोल रहे हैं हम। और हमारी जो सैटेलाइट है वो होंगी हमारी ताप मंडल में, थर्मोस्फियर में। और हमने देखा है इसमें एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में जो हमारी लेयर होती है हमने देख ली है वो इमेज के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है जैव मंडल, फोर्थ। कि जैव मंडल क्या होता है? जिस स्थान पर वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल तीनों आपस में मिल जाते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। जहां पर जो जीव जंतु हैं उनके लिए वायु भी हमें मिल जाए और जल भी मिले और स्थल भी मिल जाए उन्हें रहने के लिए, तो वो क्या बनाते हैं मिलके? जैव मंडल। जैव मंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां जीवन संभव है। दूसरे शब्दों में जैव मंडल वह क्षेत्र है जहां बायोटिक यानी कि जैविक तथा एबायोटिक अजैविक माध्यमों की परस्पर प्रक्रिया होती है। कोई भी जीव कैसे जीवित रह पाएगा? जब बायोटिक यानी कि जैविक तत्व भी हो और अजैविक भी हो। जैविक क्या होते हैं? जैविक जो जीवित है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये क्या है? जैविक तत्व। और अजैविक क्या होंगे? अजैविक क्या होंगे? अजैविक होंगे हमारे, इसमें आता है तापमान और जो सनलाइट है उससे जो लाइट आ रही है वो अजैविक है। उनकी जब क्रिया होगी, क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप तो खाना बना नहीं सकते जब तक सनलाइट नहीं आएगी, उनकी सनलाइट के माध्यम से ही वो खाना बनाएंगे और जब पेड़ पौधे खाना बनाएंगे तो हमें वो मिलेगा। तो जैविक और अजैविक जब आपस में क्रिया करते हैं तभी जीवन संभव हो पाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य हमारे चारों ओर फैले आवरण के संरक्षण। मतलब जो हमारे चारों ओर वातावरण है उसे हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि वो सुरक्षित होगा जब भी हम सुरक्षित होंगे, वरना हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। पर्यावरण पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, क्योंकि जब हम उसे सुरक्षित रखेंगे तो पर्यावरण हमें सुरक्षित रखेगा। लेकिन इस समय क्या है कि मानव जो है अपने फायदे के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है और पेड़ पौधों को काटते जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण के संरक्षण के अंतर्गत पर्यावरण को निम्न दो रूपों में वर्णन किया जाता है। पहला है अनुकूल पर्यावरण। अनुकूल पर्यावरण क्या है? अनुकूल कब कहेंगे? जब हमें सारी चीजें मिल जाए, जीवधारियों को अपने विकास और उन्नति के लिए जब जल भी मिल जाए, जब वायु भी मिल जाए, तो क्या होगा? उनका विकास होगा। अगर वही वायु दूषित होगी तो उनका विकास वैसे नहीं होगा जैसे होना चाहिए, दूषित होगी तो अनुकूल पर्यावरण वही होगा जिसमें उन्हें विकास के लिए वायु और जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। सेकंड है हमारा प्रतिकूल पर्यावरण, प्रतिकूल अनफेवरेबल एनवायरनमेंट।
वह पर्यावरण जो जीवधारियों के अस्तित्व की रक्षा, उन्नति और विकास में बाधा डालता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिकूल पर्यावरण। जैसे जब जल में कोई भी परिवर्तन आता है या फिर वायु में कोई भी परिवर्तन आता है, तो वो क्या हो जाता है? प्रतिकूल पर्यावरण। जल में कैसे परिवर्तन आएगा? जल में जब ऑक्सीजन नहीं होगी, सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। जब जल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसमें रहने वाली जो मछलियां हैं या फिर छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। तो जिससे क्या होगा? पानी अशुद्ध होगा। पानी अशुद्ध होगा तो उसमें और ऑक्सीजन की कमी आएगी और मछलियां मरेंगी, तो पानी बिल्कुल बेकार हो जाएगा, किसी के यूज के लायक नहीं रहेगा। और वायु में कैसे आएगा? वायु कैसे प्रतिकूल पर्यावरण नहीं है? वायु जैसे इस समय बहुत सारे यातायात के वाहन हैं, हर किसी के पास हैं। अब वो यातायात हम अपने यूज के लिए, समय बचाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक? समय बचाने के लिए कर तो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वायु को हम प्रदूषित कर रहे हैं। कैसे? जब जो उसमें पेट्रोल वगैरह पड़ता है तो उससे जो हानिकारक गैस निकलती हैं वो डायरेक्टली किस में जा रही हैं? वायु में जा रही हैं, वायु को दूषित कर रही हैं। हम वो समय तो बचा रहे हैं, लेकिन हम वायु को दूषित कर रहे हैं और अपने लिए रोग बढ़ा रहे हैं। जब हम उस दूषित वायु को लेते हैं तो हमारे जो श्वसन नली है उसमें ऐसे बहुत सारे कण वगैरह चले जाते हैं जिससे हमें श्वास से संबंधित परेशानी होती है। तो जब वायु और जल प्रतिकूल नहीं होंगे तो क्या होगा? उनकी उन्नति और विकास जीव जंतुओं की कम होगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है उस समय। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस पृथ्वी के समस्त प्राकृतिक परिवेश में घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण संपूर्ण पृथ्वी दूषित हो रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर वर्ष 1992 में ब्राजील में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसके पश्चात 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। विश्व के सभी देशों ने क्या किया? पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सम्मेलन किया और उसमें अनेक उपाय सुझाए गए कि हमें पृथ्वी को कैसे बचाना चाहिए, अपने पर्यावरण को कैसे हम बचा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण से ही पृथ्वी पर जीवन का संरक्षण हो सकता है। अगर पर्यावरण का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का जीवन संकट में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने ये तो देख लिया कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसके कारण क्या है? प्रदूषण। अब प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण को हम इंग्लिश में पॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो प्रदूषण क्या है? जब हमारे जल, वायु या मृदा में कोई भी भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में होने वाला परिवर्तन, या तो हमारे जो जल है उसमें परिवर्तन आए, या वायु में कोई परिवर्तन आए, या जो हमारी मृदा है उसमें कोई परिवर्तन आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कि वो जल हमारा प्रदूषित हो गया, या वायु हमारी प्रदूषित हो गई, या फिर मृदा हमारी प्रदूषित हो गई। अब उसके हम प्रदूषण के प्रकार देखते हैं। पर्यावरणीय घटकों के आधार पर प्रदूषण को निम्न वर्गों में हमने डिवाइड किया है। पहला क्या है हमारा? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल की गैसों की निश्चित मात्रा और अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? हम वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे हमारी जो वायुमंडल है उसमें जो गैसें हैं वो एक निश्चित मात्रा में है, अगर उनमें या तो वो बढ़ रही हैं तो क्या होगा? वायु को वो प्रदूषित करेंगी और जिससे हमें बहुत सारे रोग होंगे। वो पेड़ पौधों पर भी अपना प्रभाव दिखाएंगी और अन्य जीवों पर भी अपना प्रभाव दिखाती हैं।
अब हम देखते हैं कि वायु में कितनी कितनी मात्रा है कौन सी गैस की। जैसे हमारी वायु में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 20.9% ऑक्सीजन है। अदर गैसेस हैं 0.170%। ऑर्गन जो है वो लेस देन 0.90% है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वातावरण में कितनी है? 0.03%। अब सबसे ज्यादा कौन सी गैस है हमारे वातावरण में? 78%, जो कि नाइट्रोजन है। और उससे कम क्या है? ऑक्सीजन, जो कि 20.9% है। उससे कम कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% है। ये हमने देख लिया कि वायुमंडल में हमारी कौन सी गैस कितने परसेंट है। अगर इनसे ज्यादा वो बढ़ जाती है, नाइट्रोजन 78 से ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या होगा? वो वायु को दूषित करेगी। जी। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, आ रहा है, लेकिन ये तो टॉपिक बहुत बड़ा है ना शायद, पर्यावरण का। जी जी, हम केवल वही देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाद में हम क्वेश्चन भी कर लेंगे इससे, जो प्रश्न बनते हैं। हाँ हाँ, आप एक बार क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा। जी जी। अब हमने एयर पॉल्यूशन देख लिया क्या होता है। जब हमारी एयर कोई भी अपनी क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ जाती है तो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। अब एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण क्या है वो देखते हैं। वर्तमान में वायु प्रदूषण के निम्न कारण उत्तरदायी हैं। यातायात के साधन। ठीक, यातायात के साधनों में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है? वायु को दूषित कर रहे हैं। बस, विमान, स्कूटर आदि की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इन वाहनों से निकलने वाला धुआं लगातार वातावरण में मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है? हमारी वायु दूषित हो रही है। क्योंकि उसमें जो ऑयल पड़ता है, जैसे पेट्रोल है या डीजल है, तो उसके जब जलने से, जलता ही है वो, सभी चलते हैं हमारे वाहन, तो जलने से कौन सी गैस निकलती है? CO2। और नाइट्रोजन, और निकलती है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक। अब है हमारा औद्योगिकरण व कृषि में रसायनों का प्रयोग। जैसे जैसे हमारा उद्योग बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं? किसान क्या करते हैं? उद्योग और किसान। उद्योग जैसे बढ़ रहा है तो हमारी फैक्ट्री वगैरह लगी हुई हैं, उनसे, फैक्ट्री में चिमनियों से क्या होता है? धुआं निकलता है, तो वो क्या करेगा? वायु को दूषित करेगा। और कृषि कृषि क्या कर रहे हैं? वो अपनी खेती को जो है इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं खेती में। अब रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं वो, लेकिन वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उससे वायु को कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वो जब खाद वगैरह, उसमें खाद वगैरह डालना चाहिए उन्हें, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। किस लिए? कीटों से अपनी जो खेती है उसे बचाने के लिए। तो जब वो उसका यूज करते हैं तो उसके ऑक्सीडेशन से क्या होगा? ऑक्सीकरण से वो वायु में चला जाता है, जो कीटनाशक है, तो जिससे हमारी वायु क्या होगी? दूषित होगी। हम इससे देख लेते हैं। उद्योगों से निकलने वाला धुआं तथा कृषि में रसायनों के उपयोग से वायु प्रदूषित हो रही है। साथ ही साथ कारखानों की दुर्घटनाएं भी भयंकर होती जा रही हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण में और वृद्धि हो रही है। अब आता है हमारा थर्ड, जनसंख्या वृद्धि।
जनसंख्या वृद्धि कैसे हमारे वायु को दूषित कर रही है? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जरूरतें बढ़ेगी लोगों की। ठीक, विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या में प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जा रहा है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है हम उसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। औद्योगिकरण से बड़े-बड़े शहर बंजर बनते जा रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे जंगल वगैरह होते थे, खेत वगैरह होते थे और बहुत सारे प्लांट होते थे। अब क्या कर रहे हैं लोग, उन जो है जंगलों को कटवा-कटवा के क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं या फिर वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है। तो जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम अपनी प्रकृति को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही खत्म करते जा रहे हैं। बड़े-बड़े शहरों में बंजर बनती जा रही है, ठीक है? हमारी जो इन शहरों व नगरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे शहरों व नगरों के आवास की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस आवास समस्या को सुलझाने के लिए लोगों ने बस्तियों का निर्माण किया है। मतलब छोटी-छोटी बस्तियां बना रहे हैं लोग। वहां पर जल निकासी नालियां आदि को समुचित व्यवस्था नहीं होने से गंदी बस्तियों में वायु प्रदूषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या है कि पहले तो हमारे पास बहुत सारी जगह होती थी रहने के लिए, लेकिन अब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि रहने के लिए जगह ही नहीं है, बहुत कम होती। तो छोटी-छोटी बस्तियां बना रहे हैं लोग। वहां पे क्या होता है, इतनी भीड़-भाड़ी होती है कि वहीं पर हमारा कचरा पड़ा हुआ है, वहीं पर लोग रह रहे हैं, जिससे क्या होगा, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वहां से कचरा पड़ा हुआ है, वहीं पर वो लोग सांस ले रहे हैं, उन्हें बीमारी भी हो रही है उससे। हम आगे बढ़ते हैं। वनों का दोहन। वनों का दोहन कैसे वायु को प्रदूषित कर रहा है? वन कट रहे हैं, वनों की कटाई से वायु प्रदूषण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि वृक्ष जो है वायुमंडल के प्रदूषण को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? वो हानिकारक गैसों का अपने अवशोषित कर लेते हैं उनको, हानिकारक गैसों को, जिससे कि हम पे इफेक्ट ना पड़े उसका। लेकिन हम तो काटते जा रहे हैं उन वृक्षों को, तो वो कैसे बचाएंगे हमें? पौधे हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। और हम जो सांस के साथ छोड़ रहे हैं वो CO2 छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे क्या करते हैं, उस CO2 को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो हमारी हानिकारक गैस थी उन्होंने वो यूज कर ली और हमें यूज वाली गैस ऑक्सीजन हमें दे देते हैं वापस में। तथा जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, किंतु मानव ने आवासीय एवं कृषि सुविधा हेतु इसकी अंधाधुंध कटाई की है। क्या कर रहे हैं? हम वनों का दोहन कर रहे हैं, उन्हें काटते जा रहे हैं, जिस कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। अब हम वनों को काट रहे हैं तो वो हमें ऑक्सीजन कैसे देंगे? CO2 वो ऑब्जर्व कौन करेगा फिर? CO2 ऑब्जर्व पेड़ तो छोड़े नहीं, हमने काट दिए। तो जिससे क्या होगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा। अब हमारी वायु में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि वनों को हम काट रहे हैं, वो CO2 को ले लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है मानव जाति या पेड़ पौधों या फिर जीव जंतुओं पर? क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका, वो देखते हैं। वायु प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र, जो हमारी नस है, उससे संबंधित रोग होता है, ठीक। और श्वसन, सांस लेने में दिक्कत। जब हम जो हमारी अशुद्ध गैसें हैं उन्हें लेंगे तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। फेफड़े एवं रक्त परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है। जो हमारा ब्लड का फ्लो है बॉडी में, उससे संबंधित रोग होते हैं, जैसे BP हाई, BP लो, ये समस्याएं होती हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण से और क्या हो रहा है, चर्म रोग, जो हमारी एलर्जी जिसे हम बोलते हैं, श्वसन रोग, सांस लेने में हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे अस्थमा, सिर दर्द। कभी कभी क्या होता है, वायु प्रदूषण से हमारे सिर में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जो हमें ऑक्सीजन लेनी थी उसके साथ क्या हो गया कि हानिकारक गैस भी हमारे अंदर चली गई, जिससे हमारे सिर में दर्द होने लगा। TB आदि रोग होने की संभावना हो जाती है। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा और ओजोन परत के क्षय का खतरा बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण से क्या हो रहा है, एसिड रेन,
अम्ल वर्षा और ओजोन परत के क्षय का खतरा बढ़ रहा है। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे कि अम्ल वर्षा क्या होती है और ओजोन परत के क्षय कैसे हो रहा है। अभी तो हम ये देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है, वायु प्रदूषण, और ओजोन परत के क्षय होने का क्या कारण है, वायु प्रदूषण ही है। वायु प्रदूषण के कारण सर्दियों में कोहरा छा जाता है, जिसके कारण प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है, आंखों में जलन होती है। कोहरे का कारण भी क्या है, वायु प्रदूषण। ठीक, अब आता है वायु प्रदूषण के कारण त्वचा का कैंसर हो जाता है हमें, तथा आनुवांशिक परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। आनुवांशिक परिवर्तन जैसे किसी पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है वायु प्रदूषण से, तो क्या होगा, वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो उनके बच्चे हैं उनमें हो जाएगी, और ये उनके डीएनए में हो जाती है, जिससे क्या है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे हम हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं। वायु प्रदूषण के कारण कैसे हो रही है तापमान में वृद्धि, कि जो सनलाइट आई, अब हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसों का एक घेरा है, बहुत सारी गैस हमने पढ़ ली है पहले। तो वो क्या है, जब हमारी सनलाइट आती है तो आ तो जाती है पृथ्वी पर, लेकिन वापस नहीं हो पाती। जब हमारी वो जो गैसें हैं बढ़ जाएंगी तो वो वापस नहीं हो पाती है, जिससे क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। हरित गृह प्रभाव के कारण समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि हो रही है। मरुस्थलीकरण व सूखे में वृद्धि हो रही है। कैसे? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी पर सनलाइट आई थी वो वापस नहीं हुई, जिससे क्या होगा, सूखा भी होगा क्योंकि गर्मी पड़ रही है। इससे स्थानीय मौसम में परिवर्तन आता है और वर्षा, तापमान, वायु की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मौसम में परिवर्तन कैसे आया कि गर्मी हो गई, अब क्या होगा, क्योंकि हमारी जो सनलाइट आई थी वो वापस नहीं हुई, मौसम में परिवर्तन आ गया कि गर्मी हो गई। अब गर्मी होगी तो क्या होगा, जो हमारा वाटर लेवल है उससे क्या होगा, जलवाष्प बनेगी, जलवाष्प बनने से क्या होगा, बादल बनेंगे, अब वर्षा भी होगी उससे। तो जब वर्षा होगी तो क्या होगा, समुद्र जल का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ हमने देखा समुद्र जल का स्तर बढ़ जाता है। ठीक, अब वायु प्रदूषण के कारण क्या है, कारक देखते हैं क्या क्या है। स्मोक, स्मोक क्या होता है, जिसे हम धुंध बोलते हैं। स्मोक वायु प्रदूषण का एक प्रकार है जो स्मोक और फॉग से बना है। स्मोक क्या है, धुआं। स्मोग जो है हमारा धुआं और कोहरे का मिश्रण है। स्मोक का निर्माण तब होता है जब कारखाने और वाहन और खेती या कोयले आदि को जलाने से निकलने वाले धुएं में मौजूद राख, जब हम या तो ईंधन जलाएं या फिर वाहनों में जो पेट्रोल और डीजल पड़ता है वो तेल जब जलेगा, या फिर कारखानों से जो गैस निकलेगी उसमें धुआं मौजूद होगा। ठीक है, उस धुएं में क्या होगा, सल्फर और अन्य हानिकारक रसायन कोहरे में मिलते हैं। स्मोक में कोहरे, धूल और वायु प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक इत्यादि का एक हानिकारक मिश्रण होता है। पहली बार स्मोक शब्द का प्रयोग 1905 में किया गया था। अब स्मोक में क्या क्या होता है, हमारा स्मोक होता है और फॉग होता है। फॉग क्या है, कोहरा, और स्मोक क्या है, हमारा धुआं। धुआं किससे निकला, कारखानों से, या फिर जो वाहन चल रहे हैं उनसे, या फिर जब हम कोयले की बर्निंग करते हैं तो उससे निकलेगा धुआं। अब उस धुएं में क्या होगा, उस धुएं में हानिकारक गैस जैसे सल्फर होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होगी। अब ये दोनों गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कोहरे और धूल वायु के कण के साथ
क्रिया करके क्या बना रहे हैं? स्मोक बना रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्लाई एश। फ्लाई एश क्या है? फ्लाई एश क्या है? ये एक सूक्ष्म पाउडर है। फ्लाई एश का मतलब होता है राख। किससे निकली? जब हम कोई भी कोयला वगैरह जलाते हैं या फिर ईंधन जलाते हैं तो क्या होगा? उससे जलने के बाद क्या होगा? राख बन जाती है उसकी। और उसी को क्या कहते हैं? फ्लाई एश। क्यों? क्योंकि वो इतनी हल्की होती है कि वो उड़ सकती है आसानी से। हाँ। जब सूक्ष्म पाउडर जो वायु के साथ साथ उड़कर दूसरे स्थान तक जाता है तो यह कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्सर्जित होता है। हमने अभी पढ़ा था कि कोयले से की बर्निंग से क्या हो रही है? राख बन रही है। उसी से बन रही है ये एश जो है, जिसके कारण सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्साइड आदि से बने होते हैं। इसमें जो कण हैं वो किससे बने हुए हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम सिलिकेट और कैल्शियम ऑक्साइड, इन 3 से बने हुए हैं। अब जब हम सांस लेंगे तो ये हमारे सांस के साथ अंदर जाएंगे। अब हमारे फेफड़ों में जाके क्या करेंगे? रोग उत्पन्न करेंगे। तो ये भी फ्लाई एश किसका कार्य कर रही है? ये भी वायु वायु प्रदूषण। प्रदूषण। अब हम देखते हैं एसिड रेन। रेन तो हमें पता है कि रेन होती है। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन जब हमारी रेन में कोई भी एसिड आता है, कोई अब अम्ल आ रहा है, वो अम्ल हमारे लिए बहुत हानिकारक हो, तब हम उसको बोलेंगे अम्लीय वर्षा। मानव जनित स्रोतों से क्या? जी आप कह रही ना अम्ल आता है, ये आता कैसे है? अभी देखते हैं हम कैसे आता है। जो हमने देखा था कि हमारे जो वातावरण है उसमें गैसें हैं सारी। हाँ। ठीक। जब हम कोई भी, अभी हमने देखा फ्लाई एश से कौन सी गैस निकल रही थी? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये गैसें तो है हमारे वायुमंडल में, जब हमारा जो वाटर है, जैसे बारिश होती है तो बादल बने ऊपर, जब वो पानी बादलों का जब SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करता है वाटर, तो ये अम्ल वर्षा का रूप ले लेती है। जब SO2 वाटर जो है पानी जब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। जब हमारा पानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा। वो बहुत हानिकारक एसिड होते हैं। अब आपको समझ में आया एसिड कैसे बन रहा है? हाँ आगे। मानव जनित स्रोतों से सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल में मिलकर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। जैसे कि अभी हमने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। जो हमने कोयला वगैरह जलाया या ईंधन जलाया उससे SO2 निकली, सल्फर डाइऑक्साइड। अब वो सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर जब हमारी बारिश होती है तो पानी ऊपर से बादल से निकला तो वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना रहा है? वो सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। जब यह जल वर्षा के रूप में नीचे गिरता है धरातल की सरफेस पर, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्ल वर्षा शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग अंगस स्मिथ ने 1858 में किया था। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों की क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये स्रोत क्षेत्र से दूर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। यही नहीं कि अम्ल वर्षा जो है एक ही जगह पर जो है इफेक्ट डालेगी। क्या हुआ कि बारिश हुई, अब वो क्या करेगी? मिट्टी को बहा के ले जाएगी, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको कम कर देगी। और ये पानी जो है बहता है मिट्टी पर, तो ये दूसरी जगह पर पहुंचेगा तो वहां पर भी अपना अम्ल प्रभाव दिखाएगा। वह स्रोत क्षेत्र से दूर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अम्ल वर्षा के उत्तरदायी कारक प्रदूषक गैस के रूप में होते हैं। क्योंकि हमारी जो वायु दूषित थी, गैस थी जो दूषित हो गई है, वही अम्ल वर्षा का कारण बन रही है।
जिससे हवा तथा बादल दूर तक फैल जाते हैं। क्या क्या हुआ कि हमारी जो गैस थी, अब वो हमारी जो हानिकारक गैसें हैं वो वायु चल रही है ऊपर वातावरण में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हानिकारक गैसें जाएंगी हवा से। अब अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव क्या है? यह वर्षा पृथ्वी के उन पोषक तत्वों को घोलकर बहा ले जाती है जिनकी पौधों को आवश्यकता होती है। वर्षा ने क्या किया, मिट्टी में जब हमारी वर्षा क्या होता है, जमीन पर पानी उसी में गिरेगा मिट्टी में, तो क्या होगा, ये पौधों को बहुत इफेक्ट करेगा, उसकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम कर देगा, जो उसमें पोषक तत्व हैं उनको बहाकर ले जाएगी वो अम्ल वर्षा। यह प्रकृति में मौजूद एल्युमिनियम और पारे जैसे विषैले पदार्थ को भी घोल लेती है, जो मुक्त होकर जल को प्रदूषित और पौधों को विषाक्त करते हैं। एसिड रेन जो है, इसमें एल्युमिनियम और पारे जैसे विषैले पदार्थ भी घुल जाते हैं। वैसे हम पानी में घोलें, एल्युमिनियम घुलेगा? नहीं घुलेगा। पारा घुलेगा? नहीं घुलेगा। एसिड रेन में घुल जाते हैं ये। जब एसिड रेन में ये घुल गए तो क्या होगा, पौधों ने वो पानी लिया एसिड रेन वाला, अब उनके साथ एल्युमिनियम भी चला गया और पारा भी चला गया पौधों की जड़ों से, तो पौधे को इफेक्ट करेगा वो। हाँ बिल्कुल करेगा। अम्लीय वर्षा वन्य जीव पर भी दुर्गामी प्रभाव डालती है। जो वन में जीव हैं, जीव जंतु, उन पर भी बहुत इफेक्ट डालेगी वो। वन्य प्रजाति पर प्रतिकूल प्रभाव पूरी आहार श्रृंखला को प्रभावित करता है और अंततः पूरे परितंत्र को खतरे में डालता है। कैसे? अगर अम्ल वर्षा से कोई भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, पूरा उनका जो आहार श्रृंखला है वो पूरी बेकार हो जाएगी। जैसे अब अम्ल वर्षा ने पेड़ों पर, हमने देखा कि पेड़ पौधों पर इफेक्ट डाल रही है वो, तो पेड़ पौधे क्या हुए, बेकार हो गए। अब हम जो जीव जंतु हैं, छोटे छोटे जो घास खाते हैं, वो क्या खाएंगे? छोटे छोटे जीव जंतुओं को बड़े जीव जंतु खाते हैं, तो उनकी पूरी खाद्य श्रृंखला जो है, आहार श्रृंखला को प्रभावित कर दिया अम्ल वर्षा ने। ठीक, अम्ल वर्षा और सूखे अम्लीय अवसाद जैसे इमारतों, वाहनों, पत्थर और धातु की दूसरी वस्तुओं को भी हानि होती है। अम्ल वर्षा क्या करती है, जैसे सफेद पेंट हो रहा है किसी भी इमारत पे, तो वो क्या होगी, सफेद से पीला हो जाएगा अम्ल वर्षा से। वाहनों को भी ये प्रभावित करेगी। पत्थर पत्थर भी ऐसा ही हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, मतलब उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा उससे। धातु की दूसरी वस्तुओं को भी हानि पहुंचाती है। अम्ल जो है वस्तुओं को व्यापक हानि पहुंचाता है तथा ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट करता है। अम्ल वर्षा के दूसरे रासायनिकों से मिलने और नगरों में धुंधुकोरा पैदा करता है। अम्ल जो वायु है, दूसरे रासायनिकों से मिलके क्या करेगी, धूमकोरा बनाती है, धूमकोरा पैदा करती है, जिससे क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। अब आता है हमारा हरित गृह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है हरित गृह प्रभाव? हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, क्योंकि इसी के कारण पृथ्वी का जो निचली वायुमंडल है वो गर्म बन रहा है। हमने पहले पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले, कि जो सन से जो लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, वो हमारी पृथ्वी में एंटर तो कर गई, और जो हमारी उसका गैसों का घेरा है उनको भेद कर वो पृथ्वी पर तो आ गई, लेकिन वो वापस नहीं हो पाती, वायुमंडल को गर्म बना देती हैं। ठीक, वो वापस नहीं होंगी तो क्या होगा, हमारा वायुमंडल गर्म हो जाएगा और तापमान को जीवन के अनुकूल बनाए रखती है। अगर हमारी जो गैसों का घेरा है वो नहीं होगा तो हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता, पूरा ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो गर्म होता है। तो मतलब गैस होनी जरूरी है ना?
जी, गैस होनी ज़रूरी है। अगर वो गैस नहीं होंगी तो वो डायरेक्ट रेडिएशन आएगी या फिर जो कुछ भी हो एनवायरनमेंट में डायरेक्ट ही आएगा, हम पे इफ़ेक्ट करेगा वो। गैस होना अच्छा, अच्छा। ज़रूरी है क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल वही बना रही हैं। पृथ्वी लेकिन ठंडी हो जाएगी बिल्कुल। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना? ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी मात्रा है उनकी अभी हमने देखा था, वही होनी हाँ। चाहिए। हुँ। पृथ्वी की धरातल के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प आदि जैसे हरित गृह की तरह व्यवहार करते हैं। ये वाली गैसें जो हैं, क्या कर रही हैं ये? हरित गृह की तरह व्यवहार कर रही हैं। अब हम ये गैसों का जो है अमाउंट देख लेते हैं कितना-कितना है। एक बार ये बता दीजिए, मतलब कौन-सी गैस अशुद्ध होती है और कौन-सी सही होती है? ऐसे ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं थोड़े। अभी पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कितना-कितना अमाउंट होता है, फिर देखते हैं ना। हाँ, हाँ, एक बार बता दीजिए। ये देखिए, जो हमारा हरित गृह अभी हमने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें CO2 60% होती है। मीथेन, उसमें ये 4 गैसें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। उसमें CO2 कितनी है? 60%, मीथेन कितनी है? 20%, CFC जिसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 14% होती है, नाइट्रस ऑक्साइड ये 6% होती है। जो CO2 है वो बहुत हानिकारक गैस है हमारे स्वास्थ्य के लिए। मीथेन और ये CFC, ये हमारी जो होती है ये ओजोन लेयर में होती है। हानिकारक गैस जो है उनका हम यूज भी कर सकते हैं। अब हमने देख लिया है इसमें कि कितना-कितना अमाउंट होता है कौन सी गैस का। आप जो पूछ रहे हैं ना गैस कौन सी कितनी वो होती है, इफेक्ट डालती है हमारे उस पर हेल्थ पर, तो हम वो हाँ, हाँ। आगे करेंगे कि कौन-कौन सी गैस जो है हमारे लिए हानिकारक है और कौन-कौन सा रोग करती है कौन-कौन सी गैस, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं कि कौन सी गैस से कौन सा रोग होता है ना? तो वो आगे देख लेंगे, पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने इसमें देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प ये क्या कर रहे हैं? हमारे हरित गृह प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक, अब हमने इसका वो भी देख लिया कितनी मात्रा में होते हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन है, सूर्य की किरणें हैं, विकिरण, को धरातल तक पहुंचने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो वो आसानी से जाती हैं, लेकिन पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली दीर्घ तरंग विकिरण, विशेषकर अवरक्त विकिरण को सोख लिया जाता है। जो अवरक्त विकिरण है उनको सोख लिया जाता है, वो वापस नहीं हो पाती हैं धरातल से, पुनः प्रत्यावर्तित नहीं हो पाती, मतलब वापस नहीं जा पाती हैं, जिससे पृथ्वी के धरातल का जो निचला हिस्सा है वायुमंडल वो गर्म हो रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव जीवन के लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। और जीवन के कम लिए हो। क्या जरूरी? जीवन को अनुकूल बनाने के लिए तापमान भी पृथ्वी पर बहुत जरूरी है, टेम्परेचर। इसके अभाव में पृथ्वी शीत, ये हमने बताया था आपको कि पृथ्वी जो है ठंडी हो जाएगी, जीवन विहीन ग्रह में बदल जाएगी, मतलब इस पर कोई भी जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो किसी भी जीव जंतु के लिए जीने के योग्य उपयोगी। नहीं रहेगी, उपयोग में नहीं आएगी। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों की अनियंत्रित बढ़ती सांद्रता
जीवन के लिए हानिकारक भी है। गैस, ये जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि गैस कोई भी मात्रा से ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या करेगी, वो हमारे लिए ही हानिकारक होगी क्योंकि वापस नहीं जा पा रही है वो। हाँ हाँ। अब ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसों से तात्पर्य उन प्राकृतिक मानव जनित गैसों से है जो अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करके वातावरण में छोड़ती हैं, जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैस। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या हैं? भारत में वर्ष 2000 में यूरोपीय उत्सर्जन एवं ईंधन नियमन को अपनाए गए। इसके अंतर्गत क्या हुआ, साफ तथा उच्च दक्षता युक्त ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर सरकार जो है BS4 नियम और BS6 मानक जो को लागू करने पर विचार कर रहा है। ठीक, दिल्ली सरकार द्वारा ऑड इवन नियम का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत एक दिन विषम संख्या वाली गाड़ियां तथा दूसरे दिन सम संख्या वाली गाड़ियां चलाई जाएंगी। ये दिल्ली में किया गया है कि एक दिन जो उस पर जो नंबर होता है, एक दिन तो सम संख्या वाली, एक दिन विषम संख्या वाली गाड़ियां चलाई जाएंगी, जिससे क्या होगा कि वायु प्रदूषण को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। पूरा तो नहीं रोक सकते, लेकिन थोड़ा कम होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2000 सीसी से ऊपर वाली डीजल तथा लग्जरी एसयूवी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवहन समिति के अनुसार कुछ कणीय पदार्थ उत्सर्जन का 56% तथा NOx की उत्सर्जन, NOx मतलब जो नाइट्रस के ऑक्साइड है, उनके उत्सर्जन का 70% डीजल वाहनों द्वारा होगा। स्वचालित वाहनों में यथासंभव पेट्रोल के स्थान पर क्या कर रहे हैं हम, CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जा रहा है पेट्रोल के स्थान पर। क्यों? क्योंकि पेट्रोल वगैरह क्या कर रहे थे, हमारे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे थे। डीजल की गाड़ियों में अति सूक्ष्म मात्रा में सल्फर युक्त डीजल तथा हरे डीजल का प्रयोग किया जाए। जो डीजल की गाड़ियां हैं उसमें हरे डीजल या फिर सल्फर युक्त डीजल। अभी हम देख रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रिक जो हमारे जितने भी व्हीकल हैं, वाहन हैं, वो इलेक्ट्रिकल होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि हमारा वायु प्रदूषण को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह का जो ऑयल है वो जलेगा तो क्या होगा, वायु प्रदूषण करेंगे। लेकिन इस समय ज्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से अपने वाहनों को चलाएं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में स्क्रबर आदि लगे होने चाहिए। फैक्ट्री की चिमनियों में बैग फिल्टर लगा होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कण पदार्थ पृथक दूर किए जा सके। उनमें जो है बैग फिल्टर लगा होगा तो जो बड़े बड़े जो पार्टिकल हैं, कण हैं, उनको अलग किया जा सकता है। और ये जो हमारे कारखाने वगैरह होते हैं, फैक्ट्री वगैरह होती हैं, ये जो आबादी है उससे दूर ही होनी चाहिए, जिससे कि डायरेक्टली ये हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट ना डाले। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम कल करें इसे। हाँ, इसके क्वेश्चन भी करवाइएगा थोड़े। जी जी। यदि साथ में क्वेश्चन देखेंगे ना तो आइडिया होगा कि क्या तैयार करना है और क्या छोड़ना है, वो पता होना जरूरी है। वो कल देखते हैं हम, इससे जो आज हमने पढ़ा है इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक। हाँ, और जो मेन चीज होती है ना, आप वो बता दिया करिए कि ये नोट कर लिया जी करिए ऐसे। जी जी। हाँ। जी ठीक है।